अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, आज जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ देखी है, मिनी लॉकडाउन लग चुका है। ताजरों की इस पे क्या राय है? क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने उनके साथ प्रोग्राम किया था तभी अभी सिफारिशात थी, लॉकडाउन लगने का कहा नहीं गया था, तो उनका यही कहना था कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ताजरों से बात करेंगे, उनका अब मिनी लॉकडाउन पे क्या कहना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बनाम सरकार। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मिनी लॉकडाउन का फैसला जो है वो हो चुका है। ताजरों की इस पे क्या राय थी? क्योंकि लास्ट भी मैंने इस पे प्रोग्राम किया था, तो ताजरों ने ये सख्ती से कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगने देंगे। तो हम अगर लगता है 8 बजे मार्केट बंद करने का कहा जाता है तो हम जो है इस पे एहतजाज करेंगे। अभी हमारे साथ जो है साबका मेयर अमीन भट्ट साहब जो है वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस पे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सर, मुझे बताइएगा, लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि लॉकडाउन लगाने का फैसला किया क्यों गया है, किन बुनियादी वजूहात पे किया गया? देखें, एक तो बात यह है कि डीसी साहब से हमारा ये फैसला था कि पहली तो बात है कि ये लॉकडाउन नहीं लगेगा और दुकानदारों के टाइम की लिमिट भी नहीं तय होगी, लेकिन अगर होगी भी तो ताजरों के साथ मशावरत होगी, उसके बाद ये दुकान बंद करने का खोलने का टाइम बनेगा। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने किसी से नहीं पूछा, ना ताजरों से मशावरत की है, तो पता नहीं उन्होंने किन के साथ मशावरत करके ये फौरी तौर पर ये 8 बजे का टाइम लगा दिया। चलो ठीक है, जंग लगी हुई थी, जंग में मसला आ रहा था, आवाम को भी पता था, लेकिन हम तावन करने के लिए तैयार हैं। अब भी हम कर रहे हैं, 8 बजे के लिए भी बंद कर रहे हैं। हम कोई मसला नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन हमारा कहने का मकसद ये था कि हमसे पूछते, हम बता देते कि अगर ज़रूरी है तो आप 8 बजे की बजाय ना 10 बजे का टाइम कर दें, क्योंकि हमारे 8 बाज़ारों में बढ़िया मार्केटें 10 बजे से पहले पहले बंद हो जाती हैं। अच्छा, बहुत सी मार्केट 8-10 बजे बंद भी होती है, लेकिन सुबह में टाइम मार्केट खुलने का टाइम भी 12-1 बजे है। तो मतलब 4 से 5 घंटे में कैसे कोई अपनी रोज़ी कमा सकता है? मैडम, यही बातें हमने बतानी थी डीसी साहब को। डीसी साहब आगे मैडम को बताती, मैडम आप वज़ीर आज़म साहब को बताती कि पंजाब में इस तरह कारोबार हुआ है, लेकिन इनसे कोई नहीं पूछा। चलो, अब तो जंग भी बंद हो गई है, बिल्कुल, जंग भी बंद हो गई। तो मैं अब तो उनके पास कोई सवाल का जवाब ही नहीं होगा। मैं डीसी साहब से मिलकर आया हूँ। मैंने कहा, डीसी साहब आपने हमें कहा था कि जब भी कोई इस तरह का मसला होगा आप लोगों से मशावरत करेंगे। आपने मशावरत नहीं, उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में लग गया। मैंने कहा बेशक पूरे पाकिस्तान में ये लग गया है, ये ज़बरदस्ती लगा है, बिल्कुल ज़बरदस्ती। ये अवाम इसमें खुश नहीं है, अवाम तंग है, हमारे दुकानदार तंग हैं, पहले ही कारोबार नहीं है। तो आप लोगों को इनको सहूलत देनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार चले, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को रोज़गार मिले। इस तरह 12 बजे आते हैं तो हमारे शहर के दुकानदार, तो 8 बजे पौने 8 बजे पुलिस वाले बंद कराने आ जाते हैं। और मैं भी साथ दे रहा हूँ, इसलिए साथ दे रहा हूँ, मैं कोई शहर में हालात ख़राब नहीं करना चाहता। मैं खुद नून लीग का हूँ, मैं साहब का डिप्टी मेयर भी हूँ, इसलिए मैं इंतज़ामिया के साथ ताउन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला मरीम साहबा से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी, जो जंग की भी बात थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो आप फौरी तौर पर 2-4 दिन में ये जो लॉकडाउन है या जो टाइमिंग है 8 बजे की, इसको फौरी तौर पर ख़त्म करें। तो बिल्कुल फौरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए और पेट्रोल की प्राइसेस को भी जो है वो नीचे लेके आना चाहिए। वही मैं ये बात आपको बताने लगा हूँ। कहते थे कि भाई जंग लग गई है, इसलिए हम पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। तो जब इतना ना बढ़ाएं कि लोग हमसे बातें करें, क्योंकि मैं नून लीग का हूँ, यहाँ पर हर बंदे को मिलता जुलता हूँ, लोग हमसे सवाल करते हैं कि भट्ट साहब, कम से कम जो ईरान पाकिस्तान को तेल दे भी रहा है, प्रॉब्लम ही पैदा नहीं कर रहा है, वहाँ पे महंगा है, यहाँ पे महंगा है। जो हमसाया मुल्क है जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे सस्ता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ताजरों को किन मुश्किलात का जो वो सामना करना पड़ रहा है? मैडम, जब से ये ब्यूटिफिकेशन शुरू हुई है ना, हमें 8 बाज़ारों में प्रॉब्लम है। दूसरी बात, 8 बाज़ारों के अलावा जो महंगाई है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो पूरी जो चीज़ें होती हैं हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब महंगी होती है तो कारोबार डिस्टर्ब हो जाता है। ये आज से नहीं, ये 2-4 महीनों से जब महंगाई ये करते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है, छोटे से लेकर बड़े। जो इस वक्त जो अमीर लोग हैं वो भी खुश नहीं है, जो दरमियाना तबका वो भी खुश नहीं है, जो गरीब लोग वो भी खुश नहीं है। हमें तो ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले, जो हमारे जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार मिले। तो इन्होंने रोज़गार कमाने के लिए लोग लेट नाइट तक काम करते हैं, जिस तरह
इन्होंने कहा 8 बजे बंद कर दें। मैंने डीसी से कहा जो शिकंजे वाले हैं वो तो काम ही 10 बजे के बाद शुरू करते हैं। जब व्यापारी आता है 8 बाज़ारों में, वो माल ख़रीदता है, वो शिकंजे पे भेजता है, तो वो तो शिकंजे में 8 बजे 10 बजे तक माल इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वो बांधते हैं, उनको भी पकड़ कर ले जाते हैं। तो मैंने डीसी से कहा और मैंने एसएसपी से कहा कि आपने कोई इनके ऊपर एफआईआर नहीं देनी, ठीक है, आप उनके वार्निंग दें, उनको छोड़ दें, लेकिन एक तो शिकंजे वालों को उनको पकड़ना चाहिए। देखे बड़ी मार्केटें मैंने कहा 10 बजे से पहले बंद हो जाती हैं, 8 बजे अब हो रही हैं। जो पान वाले हैं, जो मिठाई वाले हैं, जो दूध वाले हैं, जो आइसक्रीम वाले हैं, जो ड्राई फ्रूट वाले हैं, ये खाने पीने की चीज़ें, इनको भी आकर वो बंद करा। इनको भी बहुत बिल्कुल बंद किया हुआ। डीसी से मैडम बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है। मैंने कहा तो उनका क्या कहना था इस पे? वो कहते थे बट साहब ये पूरे पाकिस्तान में ये शेड्यूल आया है, पूरे पंजाब में ये शेड्यूल है। मैंने कहा ठीक आया होगा, लेकिन हमारी बात जो जायज़ है वो देखें भी, सुने भी और माने भी, और हमारी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ डीसी साहब, ये आप आगे भेजें। बल्कि तो ये कहें कि अब आवाम कहती है कि जंग की वजह से आपने, देखिए अब तो पूरी दुनिया में अमन आ चुका है, तो अब पाकिस्तान में भी अमन आ जाना चाहिए। मैं वही डीसी साहब से बार बार कहा कि जंग की वजह से आपने ये लॉकडाउन लगाया, जो 10 बजे 8 बजे का टाइम कहा, तो अब जंग ही ख़त्म हो गई है। तो अब बराए मेहरबानी, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं नून लीग का हूँ, मैं 8 बाज़ार को बंद कराऊँ, उसके बाद एहतजाज करूँ। तो बेहतर यही है कि जो जायज़ बात है आवाम की, ताजरों की, गरीब लोगों की, वो सुननी भी चाहिए, माननी भी चाहिए। अब माननी ये चाहिए कि मैंने डीसी साहब से कह दिया कि आप कहें कि ताजर हमारे पास आए थे, वो कहते अब जंग ख़त्म हो गई है, लिहाजा ये जो आपने 8 बजे का टाइम, मज़ीद अगर कुछ दिन ऐसे ही लॉकडाउन रहा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा कारोबार का। तो मैडम देखें, आज मैंने डीसी साहब से बात करके आया हूँ। मैं इस वक्त उस तंजीम का चेयरमैन हूँ जो कि एक्टिव है, जो सबसे बड़ी तंजीम है। मैं 24 घंटे ताजरों को दे रहा हूँ, रैशियों को दे रहा हूँ, जो हमारे दुकानदार हैं उनको दे रहा हूँ। तो मैंने खुद जाकर डीसी साहब को बता दिया है, और डीसी साहब ने वादा किया है, वो कहते हैं भट्ट साहब आपकी बात ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चंद दिनों तक ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ये हालात बेहतर हो जाएंगे चंद दिनों तक। डीसी साहब का यही कहना था कि भट्ट साहब ठीक है, आपने बता दिया है, ताजरों की राय भी बता दी है, रहायशियों की बता दी है, दुकानदारों की भी बता दी है, शहरियों की बता दी है। इंशाल्लाह ये आपकी जो राय है, ये मरियम साहब, दुकानदारों को सबसे ज़्यादा क्या परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है, किस तरीके से उनका कारोबार मुतासर हुआ है? देखिए मैडम, मैंने पहले कहा ना कि ये तो ब्यूटिफिकेशन की वजह से इंक्रोचमेंट चलो ख़त्म हो गई है, उसके बाद आप अच्छा इंक्रोचमेंट की भी आपने बात की, आपको क्या लगता है कि इंक्रोचमेंट ख़त्म करना सही नहीं था? बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक था। लेकिन इंक्रोचमेंट बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, मैं भी इसके हक़ में हूँ। लेकिन बात का ये होता है कि ये 1 फुट के लिए भी किसी को जगह नहीं देते। पहले ये होता था, जब मैंने इनको 5 फुट लेकर जगह दी थी जंग बाज़ार वालों को, ये 50-50 फुट पे जाते थे, तो ये ज़्यादती थी। ये हमारी माएँ बहनें खरीदो फरोख्त करती थी। लेकिन अब तो कहते हैं कि 1 फुट भी आप आगे नहीं कर सकते। 1 फुट भी, ये जब भी कोई 1 फुट पे बाहर जाता है तो उसको फाइन कर लेते हैं, दुकान सील कर देती है। प्रॉब्लम है, मतलब इतने टैक्स हैं इस वक्त आवाम को लग रहे, कोई सफाई कर लगा रहे हैं, कोई टैक्स पता ही नहीं लग रहा कौन कौन सा टैक्स आ रहा है। बताया भी नहीं जाता पहले से कि ये टैक्स जो है वो आवाम को पे करने हैं। उसके बाद ये मोटरसाइकिल वाला जो आपने देखा इस वक्त जो हालात किए हुए हैं, मतलब बेचारा कोई पल्लेदार होता है, कोई गरीब आदमी होता है, वो मोटरसाइकिल लेकर अपना कोई माँ की दवाई, बहन की दवाई या कोई भी काम के लिए जाता है तो फौरी रोक लेते हैं। उसे ये भी पूछते नहीं है कि भाई मैं आपका 2000 जुर्मान करने लगा हूँ, आप दे भी देंगे कि नहीं देंगे। वो बेचारा, उसको हार्ट अटैक हो जाता है कि भाई मैं कहाँ से दूंगा, लड़ाई हो जाती है। लेकिन अमीन भट्ट साहब कि ये चीज़ें जो है ना, अगर हम हेलमेट की बात करें, जो चलान किए जा रहे हैं उस पर अगर हम बात करें तो ये आवाम की बेहतरी के लिए भी तो है। इसमें उसी आवाम की बेहतरी, आपको पता है हमारी आवाम पे जब तक सख्ती ना की जाए चीज़ें बेहतर नहीं होती। मैडम आपकी बात सही है, मैं ये इनको कहता हूँ कि 8 बाज़ारों में कोई हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। ये GT रोड है, जहाँ पे हेलमेट की ज़रूरत है वहाँ पे बेशक 5000 भी जुर्माना कर दें, क्योंकि मैं भी कहता हूँ कि GT रोड पे जो जाता है, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो बंदा बचता नहीं है। तो 8 बाज़ारों में शहर में हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनका साथ दिया कि चलो हेलमेट ज़रूरी है। लेकिन कम से कम जिस बंदे को आप चलान कर रहे हैं, जिस बंदे को आप हेलमेट चेक कर रहे हैं, तो ये भी तो देख लेना कि वो 2000 दे भी सकता कि नहीं दे सकता। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कस्टमर्स, हमें तो दुकानदारों की बात की, कस्टमर्स कितना मुतमईन है कि अच्छी बात है दुकानें 8 बजे बंद हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो अपने काम से फारिग होके और फिर शॉपिंग पे निकलते थे, कोई चीज़ खरीदनी है किसी ने तो वो शाम को ही जाना है, तो जब मार्केट्स बंद होंगी तो कस्टमर्स कहाँ से आएगा?
मैडम असल में बात यह है कि मेरी इधर कारोबार भी मेरा इधर है, 8 बाज़ारों में ही, रिहायशी मेरी इधर है, जितना मैं जान सकता हूँ कोई भी नहीं जान सकता। असल में बात यह है कि 8 बाज़ारों में ना जब दुकानें 8 बजे बंद हो जाती है ना, तो वो दुकानें जो कपड़े की मेन मार्केटें हैं वो 8 बजे बंद पहले भी हो जाती थी। लेकिन बाद का जो हमारा कचहरी बाज़ार है, रिगर रोड है, जंग बाज़ार है, भुना बाज़ार है, जो नारकल की गलियाँ हैं, वो इतने बजे नहीं बंद कर सकते। उनका कारोबार ही 2 बजे 3 बजे 4 बजे के बाद शुरू होगा। बिल्कुल शाम के टाइम से उनका कारोबार शुरू होता है। तो इनको ये चाहिए था कि फ़लाँ कपड़े की बड़ी मार्केटें इतने बजे बंद कर लें, फ़लाँ जो छोटे दुकानदार हैं वो इतने बजे बंद कर लें, फ़लाँ ड्राई फ्रूट है, पान है, सिगरेट है, आइसक्रीम है, दूध है, उसकी टाइमिंग ला देते। लेकिन इन्होंने ये किया बात जी, जो होटल हैं वो 10 बजे कर लें, जो मैरिज हॉल है वो 10 बजे कर ले। भाई ये पान वाले रेस्टोरेंट 10 बजे तक ही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये पान वाले, चाय वाले, ये छोटे होटल वाले ढाबे हैं जो हमारे 8 बाज़ार में बाहर से बवारी आता है, और रात को कहाँ से चाय पीगा, रात को कहाँ से खाना खाएगा। अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई आफत नहीं है। कोरोना तो एक बहुत बड़ी आफत थी। अब तो मैं फिर ये कह रहा हूँ आपके चैनल के हिसाब से कि अपनी गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, मैं नून लीग डिप्टी मेयर हूँ। लोग हमसे सवाल करते हैं, वज़ीर साहब आपको सवाल नहीं करते, मैं इधर 24 घंटे लोगों को टाइम दे रहा हूँ आपकी वजह से, आपके मतलब उनको बताने के लिए, मरीम ये कर रही है, मरीम वो कर रही है, आप अच्छे भी काम कर रही हैं। लेकिन ये काम फौरी तौर पर आप ये लॉकडाउन या ये टाइमिंग ख़त्म करें, गरीबों को रोज़गार कमाने दें, ताहिरों को कारोबार करने दें, ताकि ये जंग है, अल्लाह का शुक्र है, ये देखें ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म के लिए और उसके बाद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए और पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बहुत बड़ी इज़्ज़त मिली है कि इनके ज़ुम्मे आ गई है इज़्ज़त। तो ये पाकिस्तान की अवाम के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी है कि इन्होंने जंग बंद करा दी है। तो ये खुशखबरी साथ अवाम को भी देना, आवाम के लिए भी आसानी होनी चाहिए। मतलब खुद तो उनको मिल गई है ये इज़्ज़त, दुनिया में मिल गई है, लेकिन अब पाकिस्तान की अवाम को खुशखबरी दें कि भाई ये जंग की वजह से महंगाई हो रही थी, पेट्रोल महंगा हो रहा था, बाकी चीज़ें महंगी हो रही थी, अब जंग हमने बंद करवा दी है अल्लाह ताला की रहमत से। तो आप अवाम को खुशखबरी दें फौरी तौर पर, पहले तो फौरी तौर पर पेट्रोल को सस्ता करें। जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो जो चीज़ें पेट्रोल की वजह से महंगी हुई हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी। तो वहाँ फिर मरीम का भी बल्ले बल्ले होगी, वज़ीर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बल्ले बल्ले होगी, हमारी भी बल्ले बल्ले होगी कि भाई ये नून लीग अब अच्छा काम कर रही है। मरीम साहबा ने 2-4 काम बड़े अच्छे किए हैं, लेकिन वो अच्छे के साथ साथ जब इस तरह का काम हो जाएगा, जो महंगाई बढ़ जाएगी, ये 10 बजे 8 बजे दुकानें बंद कराएंगी, इससे नुकसान होता है। जब महंगाई होती है तो अवाम फिर परेशान होती है, फिर परेशान अवाम को सिर्फ ये चाहिए हमारा चूल्हा जलना चाहिए। जब चूल्हा उनका बंद हो जाएगा तो फिर कौन से काम अच्छे कौन से बुरे, फिर सारे जो अच्छे काम भी बुरे हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमीन भट्ट साहब। नाज़रीन, आपने अमीन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बात सुनी। अभी और भी मज़ीद ताजिर मौजूद हैं हमारे साथ, देखते हैं उनकी जो है मिनी लॉकडाउन पे क्या कहना है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। फैसल साहब जो कि एक ताजिर हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनसे हमने लास्ट टाइम भी इंटरव्यू किया था। इनका ये कहना था कि मिनी लॉकडाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ये लगता है तो हम इस पे ज़रूर जो है वो कहेंगे गवर्नमेंट को कि मिनी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। अभी जानते हैं कि तब तो तजवीज़ थी, अब तो ये फाइनल हो चुका है कि लॉकडाउन लग चुका है। तो इनका इस पर क्या कहना है जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, आपसे लास्ट इंटरव्यू मैंने किया था, तजावीज़ दी गई थी बस, तो अब इस पर आप क्या कहेंगे कि अब तो लॉकडाउन लग गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सिटी 41। देखें जी, 2 चीज़ें। पहली बात ये है कि हमारा मुल्क मिनी लॉकडाउन का मुतहम्मल नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कारोबारी हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है, क्योंकि कारोबार बिल्कुल इस वक्त लो डाउन पे जा रहा है। मगर इसके बावजूद अगर हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि इससे 8 बजे कारोबार बंद करने से हमें फ़ायदा होगा, तो यकीनन हमें उसकी बात माननी चाहिए। इसमें सबका फ़ायदा है, क्योंकि आप किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक को देख लें, चाइना को देख लें या किसी और को भी देख लें, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे 8 बजे अपने कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं और 5 बजे अपने कारोबार बंद कर देते हैं। मगर यहाँ पर ये बदकिस्मती हमारी है कि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा बन गया हुआ है कि हम पहले तो 11-12 बजे वैसे ही ऑफिस शॉप पे आते हैं और फिर रात को लेट नाइट तक काम करते हैं।
تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے منی لاک ڈاؤن لگوایا ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ رات کو لیٹ نائٹ تک کام کریں, ہم اپنی دکانیں ٹائم پر 8 بجے بند کریں اور صبح کو جلدی آ جائیں تاکہ دن کی روشنی میں کام سٹارٹ کر سکیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ منی لاک ڈاؤن لگا تو یہ بہتر ہے, لگنا چاہیے. دیکھیں وقت کا جو حالات, جو بھی فیصلہ بندہ وقت کے مطابق حالات کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے وہ بہتر ہے. اب دن کی روشنی میں بجلی کی بچت ہوگی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, مگر اس میں بھی اگر ہم اپنی انا کو آگے لے کے آئیں گے, ہم اس کو اسٹرکٹنیس دیں گے, ایک ایسا گورنمنٹ کے اگینسٹ جائیں گے تو میرا خیال یہ اچھی بات. اچھا, یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, کیونکہ ہمارا یہاں پہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ دکانیں جو ہے نا 1-2 بجے سے پہلے کھولنی نہیں ہے. وہی اگر ہم اپنا ٹائم بھی پیچھے لے کے چلے جائیں, ہم 8-9 بجے صبح آئیں اور 8 بجے, مطلب 12 گھنٹے انف ہوتا ہے آپ کو اپنی کمائی کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ کاروبار چلانے کے لیے یہ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن اب ہماری عوام اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, عوام کا قصور ہے یا گورنمنٹ اس میں کرے گی؟ نہیں دیکھیں جی, اگر ہم ٹائم پر دکانیں بند کریں گے تو ایک اینڈ پر ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے, ہم اپنی فیملی کو ٹائم دے سکیں گے, ہم اپنے بچوں میں جا سکیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ جمعے صرف بچوں کو نظر نہ آئیں, ڈیلی بھی آ جائیں. تو اس میں یہ کرنا چاہیے. جو عوام اس چیز کی پلی لے کے گورنمنٹ کے اگینسٹ جاتی ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں گورنمنٹ کا نقصان ہے. اس میں نقصان ہے تو صرف عوام کا نقصان ہے جو ایک لا علمی کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہی ہے. تو اس لیے لاک ڈاؤن انہوں نے لگایا ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے. اچھا, اب اس میں ایک سوال ہے کہ جس بیس پہ یہ لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا, پوری دنیا میں امن تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہو چکا ہے, چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. اب اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس چیز کو ختم نہیں کر دینا چاہیے یا پیٹرول کی پرائسز کو کم نہیں کر دینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے اس پہ گورنمنٹ کو؟ دیکھیں اس میں میری ذاتی رائے جو ہے نا وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ منی لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہے, نہ ہمارا پاکستان ہے, نہ ہمارا کاروبار ہے, نہ ہم خود ہیں, اس کے متحمل نہیں ہے, اس کو افورڈ ہم نہیں کرتے. مگر وقت کا تقاضا یہ ہے, ہاں اگر حالات اچھے ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی ہر چیز پر نظر ہے, وہ آج نہیں تو کل اس کو ختم کر دے گی تو حالات پھر نارملائز ہو جائیں گے. مگر جتنی دیر تک حالات نارملائز نہیں ہوتے, ہمارے پٹرول کی قیمتیں نیچے نہیں آتی, بجلی کے ریٹ نیچے نہیں آتے, اتنی دیر تک میرا نہیں خیال کہ ہمیں گورنمنٹ کے اگینسٹ جانا چاہیے. اچھا, جو مارکیٹس وغیرہ 8 بجے کے بعد کھلی ہوتی ہیں, کیا کارروائی کی جاتی ہے, کیا انتظامیہ آگے؟ دیکھیں جی, زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ہول سیل والے ہیں وہ مال کی بکنگ کرواتے ہیں. کسٹمر تو ہمارے ہول سیل میں تو ہوتے نہیں ہیں, ہول سیل میں تو ارلی مارننگ کسٹمر ہوتے ہیں, 9, 10, 11, 12, کیونکہ شہر سے باہر سے آتے ہیں, وہ شام کو جلدی سے کام کر کے اپنا چلے جاتے ہیں. تو مال بکنگ والا ایشو ہوتا ہے. ہاں, جو ریٹیل والے ہوتے ہیں ان کو کچھ مسائل آ سکتے ہیں, ہول سیل کو نہیں کوئی مسئلہ آ سکتا. کوئی نہیں مسئلہ آ سکتا. تو عوام کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟ عوام مطمئن ہے, عوام جو کسٹمرز ہیں وہ آتے ہیں چیزیں لے کے جاتے ہیں, یا ان کو بھی ایشو؟ کیونکہ ہماری یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم رات کو ہی جا کے شاپنگ کریں, چیزیں وغیرہ رات کو ہی لے کے آنی ہے. اب شاپنگ مالز بند ہیں, ساری دکانیں, مارکیٹس وغیرہ 8 بجے بند ہے, صرف ریسٹورنٹ کا ٹائم جو ہے وہ 10 بجے تک ہے اور مارکیٹ کا ٹائم ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ مین ٹو مین اور بزنس ٹو بزنس ویری کرتا ہے. کچھ بزنس ایسے ہیں کہ جو ہم لوگوں کے معاملات کی وجہ سے رات کو ہی چلتے ہیں, جیسے مالز ہو گئے, جیسے ریسٹورنٹ ہو گئے, جیسے اس جیسی چیزیں ہو گئیں. تو اچھا, ایک چیز اس میں آپ اور دیکھیں, تھوڑا سا ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. یہ مارکیوں میں جو شادیاں ہو رہی ہیں 10 بجے بند کر دیتے ہیں, جب 10 بجے پہلے بند نہیں کرتے تھے, آپ یقین کریں 1 بج جاتا تھا, 2 ایسا ہی ہے, صحیح ہے, یاد ہوگا آپ کو, 3 بج جاتے تھے. اب 10 بجے ہم لوگ اپنے گھر میں بھی آ جاتے ہیں, بالکل ٹائملی فری ہو جاتے ہیں, یوز ٹو ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. عوام کا جو ملا جلا رد عمل ہے وہ صرف بزنس ٹو بزنس ویری کر رہا ہے. جو ریٹیل والے وہ تو کہتے ہیں ہم 11, 12, 1 بجے تک ہم شاپ پہ ہی سو جائیں. مگر جو ہول سیل والے ہیں یا کوئی بھی بندہ ہے, اس کے لیے یہ انف ہے ٹائم. 8 بجے تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, گورنمنٹ کے ہم ساتھ ہیں. اچھا, یہاں پہ جب 8 بجے ساری دکانیں بند کی جاتی ہیں تو ٹریفک کا بھی تو یہاں پہ رش ایک دم سے بہت زیادہ ہو جاتا ہوگا, تو ان سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی, جو ٹریفک کا مسئلہ ہے نا جی, اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ جیسے عوام بڑھ رہی ہے ایسے انہوں نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی, کوئی برج نہیں بنائے ہوئے, کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا ہوا, جس کی وجہ سے جب رش بڑھتا ہے تو پھر وہ ایک ماحول ہی الگ سا ہو. جب ایک اسٹرکٹلی کہہ دیا گیا کہ 8 بجے شاپس بند ہونی ہے, تو ایک دم سے جب سب اپنے اپنے گھر میں جائیں گے تو روڈس پہ تو بہت زیادہ ٹریفک ہوگا. ہاں, روڈس کی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں.
ایسے ہی ہے. اگر اس میں بھی ہمارے جو وارڈن ہیں وہ چلان کی بجائے توجہ دیں کہ وہ رش نہ بڑھنے دیں. اچھا رمضان میں دیکھ لیں, رمضان میں ساری ٹائم تو بہت تاریخ کے ٹائم بہت زیادہ رش ہوتا ہے, مگر جس جگہ پہ وارڈن کھڑے ہو جائیں اور وہ کام کریں اس جگہ پہ رش ختم بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے, رش تو ہوگا اس وقت مگر وہ آدھے گھنٹے میں کلیئر ہو جائے گا. لیکن وارڈن کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب. ناظرین آپ نے فیصل صاحب کی بات سنی, اور بھی مزید ہمارے ساتھ تاجر موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے مرزا شمریز صاحب موجود ہیں جن کا تعلق جو ہے سکا گروپ سے ہے. ان سے جانتے ہیں ان کا منی لاک ڈاؤن پہ کیا کہنا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی کیا کہیں گے, منی لاک ڈاؤن کی پہلے تجاویز تھیں, اب جو ہے منی لاک ڈاؤن لگ گیا ہے, کیا آپ مطمئن ہیں اس چیز؟ جی دیکھیں جو پاکستان میں ہے نا, جس طرح کی مہنگائی ہے اور جو حالات ہیں پاکستان میں, کیونکہ پاکستان میں دودھ کی نہریں تو ہے نہیں ہیں, ہم آئی ایم ایف کے قرضے ہی ہیں. جو حکومت ہے وہ جتنا بھی آئی ایم ایف کا جو ہمارا سود ہے یا اس کا پروفٹ دینا ہوتا ہے وہ ہم پورے پاکستان کی عوام سے ہی نکالتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم جو تاجر ہے کئی قسم کے ٹیکسوں میں بہت زیادہ پریشان ہیں. ہم جب صبح سے شام تک یقین کریں ہم حکومت کے اتنے ادارے ہیں جن کو فیس کرتے ہیں, جس کے نہیں وابدہ کے زائد بلوں کا ہے, سوئی گیس کے زیادہ بل ہیں, اس طرح آج کل پیرا ہے, ٹریفک پولیس ہے, اور یہ جو کارپوریشن کی چڑھائیاں ہیں. صبح سے شام تک ایک دکاندار یقین کر دیں حالت جنگ میں ہی ہوتا ہے. اسے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا محکمہ آئے گا اور مجھے آ کے نہ وہ سیل کر دے گا یا میرا کاروبار بند کر جائے گا, کیونکہ پاکستان کے اداروں کے جو افسر ہیں نا وہ بہت سخت ہیں. وہ جب آتے ہیں نا وہ یہ نہیں دیتے, جیسے اب آج کل لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن کے اندر میں نے لاک ڈاؤن سے پہلے بھی انتظامیہ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے پورا ایک شیڈول جاری کرنا. ویسے تو لاک ڈاؤن کے ہم قابل نہیں ہیں, ہمیں تو 16 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ہمیں اگر آپ ہماری ٹائمنگ کم کریں گے اٹ مینس کہ آپ نے ہماری دکان کی کوئی نہ کوئی چیز, یا ہمارا کرایہ رہ جائے گا اس دن کا, یا لیبر رہ جائے گا, یا مٹیریل رہ جائے گا, یا دکاندار کا پروفٹ رہ جائے گا. وہ 2 3 4 گھنٹے حکومت کو نہیں سمجھ آتی. ایک ادارہ صبح سے شام تک جب اپنی پیک تک اینڈ تک نہیں نا کام کرے گا, ایک بھی ٹائمنگ 2 3 گھنٹے کی کم کر دی گئی وہ ادارہ ختم ہو جائے گا. کرونا کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں پہ 50 سے 60 ہزار دکانیں ہیں, میں نے کئی دکانداروں کو یہاں سے جاتے دیکھا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہ نہ وہ دکاندار کرائے پے کر. لیکن دیکھیں نا ہم اس ٹائم کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تو ایک پینڈیمک تھا, اس میں چلیں لاک ڈاؤن لگانا ضروری بھی تھا, سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ اس لاک ڈاؤن کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی یہ تو پوار کی دنیا کو بتانا ہے کہ جی ہم جو ہے نا ذرا پریشان ہیں, یہ ہمیں بھی سمجھ ہے, ہم بھی اللہ پاک نے ہمیں ذہن دیا ہے. دیکھیں اس لاک ڈاؤن کو یہ اس لیے بھی لگاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ باہر کی ہمیں کوئی تھوڑی سی سمپتی ملے, کیونکہ ہم قرضئی تو ہیں. تو کوئی ایسا ہو کہ ہمارے کوئی آئی ایم ایف کے شیڈول میں کوئی چینج آ جائے کہ جی بھائی یہ لاک ڈاؤن تھا, یہ معاملہ تھا, یہ پریشانی تھی, یہ ان کے طریقہ کار ہے. اس لاک ڈاؤن کا کرونا کی طرح کوئی وجود نہیں بنتا. دیکھیں یا پٹرول مہنگا کر لیا کریں, جب پٹرول ہی مہنگا کر دیا ہے تو پھر لاک ڈاؤن کیوں لگاتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے. اگر پٹرول سستا رکھنا ہے تو پھر لاک ڈاؤن لگا دیں. دونوں چیزیں عوام, ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کا ایک بڑا اچھا کمال ہے کہ وہ اپنے کندھوں کا سارا بوجھ جو وہ عوام کو الیکشنوں سے پہلے کہہ کے آتے ہیں کہ ہم اٹھائیں گے, وہ جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ سارا بوجھ جو ہے نا عوام پہ ڈال آپ کو خود کو اٹھانا پڑتا. اور وہ عوام بیچاری اس قابل نہیں رہتی کہ وہ اپنے گھر میں یقین کر لیں. ایک انسان اپنے گھر میں اگر بنیادی ضروریات زندگی نہیں نہ پورا کر سکتا, ایک مرد, اس کے لیے یقین گھر میں بچوں اور اپنی بیگم کو فیس کرنا جس کا حکومت کو ذرا پتہ نہیں ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ شرمندہ پھرتا ہے. وہ بیچارہ اگر وہ اپنی بچوں کے فیس نہیں دے پائے گا, کریانہ نہیں دے پائے گا, یا کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز گھر نہیں لے جا پائے گا تو اس کی عزت مجروح ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر اللہ پاک نے بہت زیادہ معدنیات دی ہیں, وسائل دیے ہیں, پتہ نہیں کون لوٹ کے لے گیا, ہم اس بات میں نہیں جاتے. پاکستان میں سیاست لکیر کی فقیر ہے کہ اگر کوئی بات کریں تو وہ سیاست کی طرف ڈال دیتے ہیں کہ یہ فلاں جماعت کا, یہ فلاں جماعت کا ہے. جو حکومت اقتدار میں آتی ہے نا اس کو اللہ کی طرف دیکھ کے, جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلافت کا دور کیا کہ اس طرح کے ایک بھوکا شخص بھی وہ چاہتے تھے کہ نہ رہے میرے دور میں. حکمرانوں کو پتہ نہیں مرنا بھولا ہوا ہے. یہ اتنے ادارے ہیں نا, آپ گھنٹہ گھر 8 بازاروں میں
विज़िट भी करती हैं, आप आती भी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दुकानदारों के लिए ये जो ट्रैफिक के चलान है ना, यकीन करें ये घेरा डाल के ऐसे ट्रैफिक वार्डन बैठे हैं कि ये किसी को, अगर किसी ने शॉपिंग कर ली है और वो बाज़ार से बाहर अपने घर की तरफ रवां दवां होता तो उसको 2000 की सलामी मिल जाती है। वो बेचारे ने शायद 2000 रुपये की अपनी शॉपिंग की ना हो, लेकिन उसको 2000 रुपया वार्डनों को देना मस्ट है। इस तरह दुकानदारों को सील की जाती हैं, उसका 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार। ईद के बाद यहाँ पे बहुत दुकानें सील हुई, यानी कि ईद से 2 दिन बाद यहाँ पे 8-9 लाख रुपए के दुकानें सील कर दी गई कि अभी दुकानदार ईद मना के बेचारे आए थे तो उनको आते ही। आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में टाइमिंग्स दोबारा जैसे पहले थी वैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, टाइमिंग इनको वापस, आज भी हमने कहा है, बड़े चैनल्स पे कहा है कि भाई स्मार्ट लॉकडाउन है या ये जो है, अब इसको तो आप एक क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, और वाकई कर दिया कि पाकिस्तान ने सुपर पावर की और ईरान की सुलह करा दी। लेकिन अगर अपनी आवाम को ये उस जंग के ख़त्म होने के बाद स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म ना करें तो फिर क्या फ़ायदा उस हुकूमत का। तो ये बिल्कुल इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि आज रात को जितनी स्पीड से इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है ना, उतनी स्पीड से ख़त्म भी करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मिर्ज़ा शमरेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी बात सुनी। इनका ये कहना था कि लॉकडाउन अब ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो इससे कारोबार बहुत हद तक जो है वो मुतासिर होगा। अभी और भी ताजिर हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ को आगे बढ़ाते हैं। अब्बास हैदर शेख साहब जो कि ताजिर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका मिनी लॉकडाउन पे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे लॉकडाउन लगने के? लॉकडाउन की वजह से मैं कहूँगा कि तकरीबन 75% जो हैं वो ताजर परेशान हैं, क्योंकि अक्सर देखें जो परचून के दुकानदार हैं या बाहर ब्रांड्स हैं, जितनी रोड्स हैं, सूसा रोड है या अपना डी ग्राउंड है, दूसरे जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जितने भी, जैसे हरियावाला चौक में सारे ब्रांड्स हैं। अच्छा, यहाँ से ताजरों ने अपने कारोबार बंद करके ही वहाँ पर ब्रांड्स पे जाना होता है, मगर क्या बात है कि इन्होंने आठों बाज़ार भी बंद कर दिए और बाहर ब्रांड्स भी बंद कर दिए, होटलिंग भी बंद कर दी है। अब हमारे दुकानदारों ने जब घर जाना होता है, बच्चों के साथ किसी की सालगिरह है, किसी के साथ इंजॉयमेंट के लिए निकलना होता है, तो उस हवाले से हमारी जो ताजर बरादरी है वो काफ़ी अपने आप को कंजस्टेड महसूस कर रही है। इनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमेशा ताजरों के फ़ैसले ताजरों की मशावरत के साथ किए जाए, मगर अब आप देखें कि 3-4 साल का अरसा बीत चुका है, मगर किसी फ़ैसले के हवाले से ताजरों को, ताजर हमेशा यही बात कहते हैं कि कोई भी अगर फैसला करना है ताजरों के हवाले से तो हमेशा ताजरों के साथ बैठ के मीटिंग करके फिर किया जाए, लेकिन इस पर अमल दरामद तो कभी भी नहीं हुआ। जी इसी तरह है। आप देखें जैसे FBR के मामलात होते थे या ये प्रॉपर्टी टैक्स के मामलात होते थे या आठों बाज़ारों की खूबसूरती के हवाले से या कोई भी मामलात होते थे, हमेशा पीछे चले जाएं, 3-4 साल पीछे चले जाएं, आप हमेशा गवर्नमेंट जो है और इंतज़ामिया जो है ताजरों को एतमाद में लेती थी और उनसे तजावीज़ ली जाती थी कि कैसे इसको मामलात को हल किया जाए। मगर अब क्या है, आप 3-4 साल से देख रहे हैं किसी भी ताजर को, किसी भी शोबे को एतमाद में बिल्कुल नहीं लिया जाता और फ़ैसले जो हैं हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उसके असरात जो हैं आपके सामने आते हैं। आप देखें जैसे लॉकडाउन इन्होंने किया है, किस ताजर को इन्होंने मशावरत में शामिल किया है कि उनका ये भी कहना था कि पूरे पाकिस्तान में लग गया तो इसमें मशावरत की क्या ज़रूरत है? मशावरत की ज़रूरत होती है, उसमें कई तजावीज़ ऐसी मिल जाती हैं कि जिससे वो इंसान जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है। पहले ही हमारी मईशत जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी है, आपको इल्म में है। इसके साथ आप देखें हमारी मईशत जो है मज़ीद तबाही के दहाने की तरफ चली गई है। तो मैं कहता हूँ कि इस लॉकडाउन को जो है फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। ये शहाना प्रोटोकॉल जो हैं, एक बंदा वज़ीर जा रहा है उसके साथ 35 गाड़ियाँ जा रही हैं, प्रोटोकॉल्स नहीं ख़त्म हो रहे, ये प्रोटोकॉल नहीं ख़त्म हो रहे। ये देखें, अगर एनर्जी बचानी है तो मैं कहता हूँ आप सारे जितने दफातर हैं, ये जितने भी सरकारी दफातर हैं, आप वहाँ पर जाएं। हाँ, तमाम दफातर में AC चल रहे हैं, वहाँ पर वो कोई बैठा नहीं, ऑफिस में बैठा या नहीं बैठा, लेकिन AC, पंखा, लाइटें सब कुछ चल रहा है। अगर वो बाहर हमारे किसी अफसर की गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी का AC चल रहा होगा तो वो अंदर कोई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि साहब ने आना है, आधे घंटे बाद आना है, उनको गाड़ी ठंडी मिलनी चाहिए। अगर वज़ीर साहब ने कहीं जाना है तो पीछे 35 गाड़ियों का प्रोटोकॉल जा रहा है। ये क्या है? ये अवाम का ही है जो पैसा
جو میں کہتا ہوں کہ برباد ہو رہا ہے، پہلے اس کو بچانا چاہیے. ہمیں سادگی کی طرف جانا چاہیے. جتنی سادہ زندگی گزاریں گے ہم اتنا ہی آسانی کی طرف جائیں گے. بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ پہلے سب سے پہلے تو ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. پروٹوکولز اپنے کم کریں گے تو پھر ہی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. عوام کی طرف تو ہمیں بعد میں آنا چاہیے. جی بالکل. جتنا ہم اپنے اوپر، میں کہتا ہوں کہ اگر نظام صحیح کرنا ہے نا تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا کہ میں نے اپنی تربیت کرنی ہے. پھر جا کے ہم نے معاشرے کی تربیت کرنی ہے. معاشرے میں جا کے بتانا ہے کہ ہم لوگ ایسے کفایت شعری کے ساتھ ہم یہاں پر یہ انتظامات کر سکتے ہیں. اب ایرانی جو ہیں، ایرانی صدر اور دوسرے جتنے بھی تھے، وہ بیچارے کرائے کے گھروں میں رہنا اور سارا کچھ کرنا کیا ہے. انہوں نے صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے سوچا ہے، ملک کے لیے دیکھا ہے، عوام کے لیے سوچا ہے. اب دیکھیں کیسے وہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب نے وہ شہادت دی، اور وہ سب سے پہلے انہوں نے خود شہید ہو کر بتا دیا کہ عوام پہلے میں شہید ہوں گا، اس کے بعد آپ. وہ بینکرز کے حوالے میں پوچھا گیا نا کہ عوام آپ بینکر میں چلے جائیں، انڈر گراؤنڈ ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ آیا 9 کروڑ عوام کے لیے یہ بینکرز موجود ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے پھر میں بھی عوام کے ساتھ ہی ہوں، میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. پہلے میں شہید ہوں گا، بعد میری عوام کی باری ہے، یا بعد میں کسی اور کی باری ہے. یہی کفایت شعری کرنی ہے، بجلی بچانی ہے، انرجی بچانی ہے، اور اس نظام کو اگر سیدھا کرنا ہے، میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. پہلے اپنا محاسبہ کریں ہم، پھر باہر جائیں. عوام کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس میں کتنا برا حال ہوا ہے یہ لاک ڈاؤن لگنے کے بعد؟ یہ لاک ڈاؤن میں کہتا ہوں کہ جب سے آپ دیکھیں کہ 2020 میں کرونا آیا اور آج تک جو ہے عوام جو ہے اس وہ مہنگائی شوق سے وہ ابھی تک برداشت کر رہے ہیں. سے نہیں نکل سکی. کیونکہ اب ایک دکاندار کرایہ دار ہے، میں کہتا ہوں اس سے آپ جا کے پوچھیں کہ آپ کا کرایہ نکل رہا ہے. ایک بندے کی دکان کرائے پہ ہے، گھر کرائے پہ ہے، تو میں کہتا ہوں اس کے لیے وہ 1 مہینے کا ٹائم جو ہے نا، اس کا 15 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے بیچارے کا. وہ ایسے سوچتا ہے ابھی مہینہ گیا، ساتھ ہی 15 دنوں بعد پھر مہینہ آ گیا. وہ بیچارہ پیسے دے دے مر جاتا ہے. مگر آپ کے سامنے ہے معیشت جو ہے خرابی کی طرف ہے، اور انڈسٹری ہماری بند ہے. انڈسٹری جب چلتی ہے تو ملک میں خوشحالی آتی ہے. تو آپ دیکھیں ہماری انڈسٹری اس وقت بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے، پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے، گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بیڑا گرک ہو چکا ہے. وہ میرے خیال 70% اس وقت آپ کسی بھی فیکٹری ایریا میں چلے جائیں تو میرے خیال 70% ہماری انڈسٹری بند ہے. جب انڈسٹری بند ہوتی ہے تو بے روزگاری آتی ہے. جب بے روزگاری ہوتی ہے تو یہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں آپ کے سامنے. وہ انہوں نے گھر جاتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں نہیں ہوں، میرے بچے پریشان ہیں، پھر میں کہیں لوٹ مار کر کے ہی آ جاؤں. تو پھر یہ دیکھیں نا، یہ وارداتوں میں اضافہ ہوتا ہے. گورنمنٹ کو پہلے یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ اپنے پروٹوکولز کم کرنے چاہیے اور عوام کا سوچنا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین ابھی اور بھی تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر نائب صدر ہیں جو کہ محمد ندیم. ان سے جانتے ہیں ان کا منی لاک ڈاؤن پہ کیا کہنا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. اب جیسے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو اس لاک ڈاؤن کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے فی الفور. تاکہ دیکھیں پہلے ہی شہر کی دکانیں لیٹ کھلتی ہیں، 12-1 بجے یہ مارکیٹیں اوپن ہوتی ہیں. 8 بجے بند کرنا اس کو سوٹ نہیں ہمیں کرتا. تو ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے، فی الفور ختم کیا جائے تاکہ لوگ اپنے کام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا؟ جی بالکل ختم ہو جائے گا. جیسے جنگ ختم ہوگی تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کو فوری ختم کیا جائے. اس کو دنیا میں امن آ گیا تو آپ چاہتے ہیں پاکستان میں بھی امن آ جانا چاہیے؟ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، بلکہ یہ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی گورنمنٹ کو. یہ بڑی اچھی کاوش ہے ان کی، بہت آنر کی بات. پوری دنیا میں ان کی پیزرائی ہو رہی ہے، تو یہ بہت اچھا سائن ہے. لاسٹ انٹرویو میں نے بولا تھا کہ میڈیٹر کا پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، تو شکر اللہ کا کہ پاکستان کو یہ رول مل رہا ہے، اور ہم ویلکم کرتے ہیں جو آ رہے ہیں گیسٹ باہر سے، تو تاکہ یہ امن ہو. اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی پاکستان کی پوزیشن بن رہی ہے دنیا میں ایک میڈیٹر کے طور پر. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی منی لاک ڈاؤن لگنے کے بعد کاروبار کی کیا صورتحال ہے؟ پیٹرول کی پرائسز پہلے سے بھی مزید بڑھ گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے 1 دن بڑھائی ہیں، اس کے بعد پھر کم کر دی ہیں، تو کیا کہیں گے اس پہ؟
देखिए ये पेट्रोल की प्राइसेस मैंने पहले भी बोला था, ये कम होनी चाहिए। इससे जो कंस्ट्रक्शन का हमारा भी थोड़ा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, तो उस पर बहुत असरात हैं। जैसे ये रेत बजरी ये मटेरियल जो चनोट से सरगोदा से आ रहा है, वो एक ट्रक आ रहा था जो 50,000 रुपये का, तो वो 70,000 रुपये का हो गया है। ये इसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, मज़दूर भी बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों ने अपनी साइट्स पे काम भी बंद कर दिया है। ये डीजल की प्राइस फौरी कम होनी चाहिए ताकि ये वापस। गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रही है, आप लोगों को भी कोई सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, हम ये नहीं कहते कि हमें ये करे गवर्नमेंट, तो सिर्फ ये है कि इसकी प्राइस पेट्रोल की कम कर ले। तो आपकी डिमांड यही है, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, पेट्रोल की प्राइस कम होनी चाहिए। अगर वो पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी तो हर चीज़ पे इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है, इससे क्या पेट्रोल की कंजम्पशन पे कोई फ़र्क पड़ सकता है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं, हम तो देख रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दुनिया वैसे ही चल रही है, वैसे ही निज़ाम चल रहा है, आना जाना भी वैसे है, सब ने चीज़ें भी खरीदनी है, सब ने सब कुछ करना है, तो इसका मकसद आप क्या समझते हैं कि क्यों फिर करने की वजह क्या थी? ये इसलिए ये कर रहे थे कि लोग इसके शायद इसका यूज़ कम हो जाए पेट्रोल का ना, तो लॉकडाउन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने तो पहले बोला था इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। इसका नुकसान है, तो इसको बराए मेहरबानी। कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाएगा, कस्टमर नहीं आएगा, रोजी रोटी कमाई नहीं जाएगी, तो गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को यही मैसेज है कि अपना इसको पेट्रोल की प्राइस को कम किया जाए, फिल फॉर इसको और कम किया जाए, ताकि ये रोज़गार जो है वो रूटीन में दोबारा आ जाए हमारा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हर ताजिर की यही डिमांड है कि हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, आप गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरन से फ़ौरन, जैसे अब पूरी दुनिया में अमन कायम हो चुका है, तो पेट्रोल की प्राइसेस भी जो है वो कम होनी चाहिए। अभी मज़ीद और ताजिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सुहेल नियाज़ तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका लॉकडाउन पे क्या कहना है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगे लॉकडाउन लगने के बारे में? देखें, ये इसको पहले समझना पड़ेगा कि ये किस वजह से है, क्यों है। जो इस वक्त मखसूस हालात थे पाकिस्तान में, तो इसके लिए हुकूमत का जो बर वक्त जो एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसमें हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं और होने भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जो जंग के हालात होते हैं, तो उसमें हुकूमतों को अपने जो एनर्जीज़ को और दूसरी चीज़ों को बेहतर करने के लिए ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना ही पड़ता है। तो हम जज्बाती होकर ये बातें करें कि ये इसको नहीं होना चाहिए, तो लेकिन मेरा ख़्याल है कि जिस तरीक़ा से अल्लाह ताला ने करम किया है और अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी अस्करी और सियासी क़यादत की मशावरत और उनकी तनदही से मेहनत के साथ अल्लाह ताला ने फजल व करम किया और ये जो जंग के हालात हैं वो टलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चंद दिनों के अंदर ये लॉकडाउन जो है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर हम लॉकडाउन के नुकसानात की बात करें, तो कौन कौन से नुकसानात आप समझते हैं कि हुए होंगे? नहीं, देखें, मैंने आपको पहले कहा कि ये मखसूस हालात होते हैं। हाँ, जब बिज़नेस को फ्रिक्वेंटली करने की इजाज़त नहीं होती, तो इसमें ज़ाहिरी बात है कि बिज़नेस कम्युनिटी का नुकसान होता है, और जो दुकानदार हजरात और ख़ासकर जो रिटेलर हजरात हैं उनका नुकसान ज़्यादा होता है। तो उस सिलसिले में हमें हुकूमत के साथ जो मशावरत अगर करते, तो हम उनको बताते कि आप किस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन को स्मार्ट तरीके से करें, क्योंकि कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जो दिन के वक्त काम करती हैं और रात को उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। और स्मार्ट तरीके से किस तरीके से आप इसे क्या लेंगे? देखें, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो थोक की आइटम्स हैं, उनकी मार्केट्स आम तौर पे 5 बजे 6 बजे तक बंद हो जाती हैं। कुछ नाइट मार्केट्स हैं, उनको चलाना चाहिए। नाइट मार्केट्स में नाइट शॉपिंग जो है वो इस एरिया में ख़ासकर जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है जिन ममालिक में, तो वहाँ नाइट मार्केट का जो कंसेप्ट है वो भी लोग अपने काम काज से फ़ारिग होकर उनका रुख करते हैं। ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें के लिए वो मखसूस जगहों पे हम नाइट मार्केट्स का भी क़याम कर सकते थे, ताकि लॉकडाउन के जो असरात हैं वो कम से कम उसका इम्पेक्ट आए। तो इसी तरीके से जो आपके जो खाने पीने की अशिया हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनको टेक अवे पे लेके जाया जा सकता है, और मिनिमम लाइट और मिनिमम स्टाफ के साथ आप उनको सर्व कर सकते हैं, आप टेक अवे पे ले जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने बिल्कुल एकदम लॉकडाउन स्टार्ट किया, और मैं समझता हूँ कि जो ख़ासकर जो रिटेलर शॉप्स हैं उनको 8 बजे तक बंद करना ये बड़ी ज़्यादती थी। लेकिन ठीक है, ये जंग के हालात थे, तो उसमें हम बिल्कुल हुकूमत। लेकिन अब तो चीज़ें बेहतर हो गई हैं, अमन हो गया है, तो आप क्या समझते हैं अब कितनी जल्दी इस पे जो है ये फैसला होगा कि सारी चीज़ें जैसे पहले थी वैसे हो गई?
इंशाअल्लाह ताला देखें ये 15 दिन की आर्जी सीज़ फायर है और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि ये मुस्तकिल जंग बंदी हो, और क्योंकि इसके जो असरात हैं बिलअमूम दुनिया पे बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे जो कमज़ोर मईशत रखने वाले ममालिक हैं उन पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमने हमारी सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत ने लाखों इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए शब रोज़ मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसका सिला भी दिया है। तो ये इंशाल्लाह जल्द ही, और मुझे कभी उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर ही हुकूमत इसको वापस लेगी। आप पूरी उम्मीद है कि इन फ्यूचर कुछ दिनों में ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी जैसे पहले थी? तो अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है जब यहाँ पे कस्टमर आते हैं, तो वो क्या कहते हैं? क्या वो मुतमईन है इन सब चीज़ों से? नहीं देखें, जब ये होता है तो सबको तकलीफ़ होती है, लोग इसमें कोई शक नहीं तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है, एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। करने में टाइम लगता है। और हमारी जो आदात हैं, शॉपिंग की आदात हैं, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम होती हैं, हमें उसके मुताबिक एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो मुश्किलात तकालीफ वो अपने साथ साथ हैं, लेकिन जब इस तरह एमरजेंसी हालात हों तो उसमें ये कुछ करना ही पड़ता है। तो गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं हमारी जिस तरीके से जो पाकिस्तान की आवाम ने महंगाई का पिछले 1.5 माह में तूफ़ान को बर्दाश्त किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जितनी जल्दी आप हो सके कि ये ऑयल प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस की जो प्राइसेस हैं उनको डिक्रीज़ किया जाए और उनको बिल्कुल अपनी पहले वाली सतह पर बल्कि उससे कम पे लेके आया जा सके। अच्छा, अगर इन केस अल्लाह ना करे कि प्राइसेस कम नहीं की जाती अब, क्योंकि आवाम इस चीज़ पे आ चुकी है कि जो भी ज़्यादती उसके साथ की जाए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो, ये भी कहा जाता है कि 1000 रुपये लीटर भी हो गया ना तो डलवाना आवाम ने फिर भी है, हमें इतनी आदत हो चुकी है कि बुरा हो रहा है तो हम होने देंगे। तो आप क्या समझते हैं, तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा? नहीं देखें, ये जुल्म और ज़्यादती तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और आवाम के अंदर एक ये मॉब है और एक गम गुस्सा होगा इस चीज़ का। हम ताजर हुकूमत के साथ होते हैं, लेकिन हम सबसे बड़े नाकद भी होते हैं, और हम जो हमें पता था कि ये जो दुनिया में बहरान आ रहा है, तो हमने उनको हुकूमत को बिल्कुल टफ़ टाइम नहीं दिया और उसको कबूल भी किया। हाँ, सिर्फ इस पे कहा था कि आपको लेवी को जो है वो इम्पोज़ नहीं करना चाहिए, टैक्स इम्पोज़ नहीं करना चाहिए, जो जितनी चीज़ महंगी आ रही है हम उसको देख रहे हैं। लेकिन अब जब हालात बेहतर होंगे तो हुकूमत का ये वादा भी है, और जो भी जो अवामी हुकूमत होती है उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो जो सम्राट हैं उसको अवाम पर पास ऑन करें। तो मुझे कभी उम्मीद है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनेगी। अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनी तो उसके मुताबिक हम फिर जायज़ा लेकर कोई रास्ता काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मुख्तलिफ ताजिर मौजूद थे, उनका मिनी लॉकडाउन पे क्या कहना था, आपने उनकी राय सुनी। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, पहले जो चीज़ें जैसे चल रही थी किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए, ये आपने ताजिरों की ज़ुबान से सुन लिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।